आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों बतानी है कि एक बैडमिंटन कोर्ट जहां पे बैडमिंटन खेला जाता है लंबाई कितनी होती है। तो आप लोग याद रखेंगे 44 फुट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। लंबाई होती है दोस्तों 44 फुट और चौड़ाई आप लोग याद रखेंगे, चौड़ाई होती है 20 फुट। ये दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। लंबाई कितनी होती है 44 फुट और चौड़ाई 20 फुट। किसकी? बैडमिंटन कोर्ट की। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 44 फुट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, दरवाजा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों बताने कि दरवाजा बंद अभियान जो कि हर घर शौचालय से संबंधित है, खुले में दोस्तों शौच से इस अभियान का मुक्ति दिलाना उद्देश्य है। तो बताने है कि दरवाजा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे अमिताभ बच्चन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दरवाजा बंद अभियान, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे अमिताभ बच्चन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। दोस्तों बताने कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है या क्या पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे धारा यानी कि करंट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? तो दोस्तों धारा का पता लगाया जाता है यानी कि करंट का पता लगाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी धारा, करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि जो पौधे शुष्क और रेतीली भूमि पर उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उस पौधों को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे जेरोफाइट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जेरोफाइट पौधा दोस्तों कहा जाता है किसे? तो जो शुष्क या रेतीली भूमि पर उगते हैं उस पौधों को जेरोफाइट कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जेरोफाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या के विकास के लिए गठित होने वाले परिषद का क्या नाम है? दोस्तों बताने हैं कि अयोध्या के विकास के लिए एक परिषद को गठित किया गया है, एक परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद का नाम बताना है। इस परिषद का क्या नाम है जो अयोध्या के विकास के लिए गठन किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे अयोध्या तीर्थ विकास परिषद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, इसका उद्देश्य है अयोध्या का दोस्तों विकास करना, अयोध्या का विकास करना। और इसका क्या नाम है? अयोध्या तीर्थ विकास परिषद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ट्राई से क्या अभिप्राय है? यानी कि TRAI, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ट्राई का क्या पूर्ण रूप होता है? तो आप लोग याद रखेंगे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे। ये दोस्तों एक भारत सरकार की संस्था है। क्या है? भारत सरकार की संस्था है। जितने भी दोस्तों हम लोग अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें जितने भी सेलुलर कंपनी है जैसे कि आइडिया, जियो, ये जितने भी कंपनी हैं दोस्तों सब इसके अंदर ही काम करते हैं, ट्राई के अंदर। यानी कि दोस्तों ट्राई के नियम के अनुसार इन लोगों को काम करना है। सारा नियम कौन बनाता है? ट्राई बनाता है। भारत सरकार की एक संस्था है। पूरा नाम क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बताने कि मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे लेटनोप्रोस्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो लेटनोप्रोस्ट नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। मोतियाबिंद जो कि दोस्तों आंख को प्रभावित करता है, आंख में होने वाला बीमारी है मोतियाबिंद। इसके इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो लेटनोप्रोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मानव गुर्दे में बना पथरी मुख्यतः बना होता है। दोस्तों बताने कि मानव गुर्दे में यानी कि हमारे किडनी में जो पथरी बनता है वो किसका बना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट का।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे अंदर पथरी बनता है ये कैल्शियम ऑक्सेलेट का होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे, मानव गुर्दे में बना पथरी मुख्यतः किससे बना होता है? कैल्शियम ऑक्सेलेट का बना होता है। आप सभी याद रखेंगे। कम पानी पीने से दोस्तों पेट में पथरी होता है। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आप लोग भी अगर कम पानी पीते होंगे तो पानी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे। इससे क्या होगा? हमारे गुर्दे में यानी कि किडनी में क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सेलेट नहीं बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सेलेट। इसी का दोस्तों गुर्दे में पथरी बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बताने कि किस राज्य का जो सचिवालय भवन है उसे राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय भवन है इसे राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के सचिवालय भवन को राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बताने कि स्टीपल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, हॉर्स रेसिंग में। जी हाँ दोस्तों, घुड़सवारी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। स्टीपल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? हॉर्स रेसिंग में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 वर्ष पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? दोस्तों बताने कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 20 वर्ष पूरे करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी, तो आप लोग याद रखेंगे इनका सही उत्तर होगा, ये हैं आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, मिताली राज। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, मिताली राज दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 20 वर्ष पूरा कर चुकी हैं। भारतीय पहली महिला खिलाड़ी हैं। आप लोग याद रखेंगे, क्या नाम है? मिताली राज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हरारे किस देश की राजधानी है? दोस्तों बताने कि जो हरारे है ये किस देश की राजधानी है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, जिम्बाब्वे। ये हरारे देश की राजधानी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों नागार्जुन सागर बांध बताने हैं कि किस नदी पर निर्मित है? तो आप लोग याद रखेंगे, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। देखिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश राज्य में है। किस नदी पर? तो कृष्णा नदी पर। आप लोग याद रखेंगे, राज्य भी याद रखेंगे और नदी भी। कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों यहां पे बात हो रही है नेशनल एजुकेशन डे का। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि दोस्तों देश के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और इन्हीं के जन्म दिवस के दोस्तों उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 11 नवंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, टरबाइन द्वारा बहते हवा और पानी का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। दोस्तों प्रश्न है कि टरबाइन के द्वारा बहते हवा और पानी का प्रयोग क्या परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टरबाइन द्वारा दोस्तों बहते हवा और पानी का प्रयोग गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। टरबाइन के द्वारा बहते हवा और पानी का प्रयोग गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। और इससे दोस्तों क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी इससे बनाया जाता है टरबाइन के द्वारा बहते हवा और पानी का प्रयोग करके। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से क्या अभिप्राय है?
दोस्तों रेडियो ट्रांसमिशन में पूछ रहा है कि एफएम का क्या मतलब होता है। एफएम आप लोग प्रायः सुने होंगे रेडियो में, तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे। एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी। रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। एफएम का मतलब होता है क्या? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों बताने कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे फुटबॉल से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे फुटबॉल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईएनएस खंडेरी को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह है दोस्तों, प्रश्न कर रहा है कि आईएनएस खंडेरी को हाल ही में भारतीय नौसेना में यानी कि दोस्तों इंडियन नेवी में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। यह क्या है? आईएनएस खंडेरी क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे आईएनएस खंडेरी एक पनडुब्बी है, सबमरीन है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। इसका दोस्तों आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंडियन नेवल शिप। आईएनएस का मतलब होता है। और खंडेरी क्या है? जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो दोस्तों यह एक पनडुब्बी है, सबमरीन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक पनडुब्बी है यानी कि एक सबमरीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे के उस ऊतक का क्या नाम है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और अन्य खनिज पहुंचाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है कि पौधे के उस ऊतक का क्या नाम है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और अन्य खनिज पहुंचाता है। तो दोस्तों यह ऊतक का नाम है जाइलम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे जाइलम क्या करता है कि जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और अन्य खनिज को पहुंचाता है। इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, जाइलम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। दोस्तों बताने कि हमारे शरीर के किस अंग में लसिका सेल का निर्माण होता है यानी कि लसिका कोशिका का निर्माण होता है। तो आप लोग याद रखेंगे अस्थि मज्जा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे अस्थि मज्जा, बृहद अस्थि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बृहद अस्थि। मानव शरीर के दोस्तों बृहद अस्थि में लसिका कोशिका का निर्माण होता है। आप लोग याद रखेंगे बृहद अस्थि का मतलब होता है अस्थि मज्जा, और इसी में दोस्तों लसिका सेल का निर्माण होता है। ये काम क्या करता है कि ये हमारे घावों को भरने में मदद करता है। आप लोग याद रखेंगे लसिका जो सेल है ये हमारे घाव को भरने में क्या करता है दोस्तों? सहायता करता है, मदद करता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो बृहद अस्थि में या अस्थि मज्जा में। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों बताने है कि थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ओवटू ग्रंथि से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहां से? तो ओवटू ग्रंथि से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्राकृतिक रबर एक पौधा है जिसका रासायनिक नाम है। दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि प्राकृतिक रबर क्या है? एक पौधा है और इसका रासायनिक नाम हमें बताना है। तो आप लोग याद रखेंगे इसे दोस्तों लैटेक्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्राकृतिक रबर को क्या कहा जाता है? लैटेक्स कहा जाता है। पौधों का रस होता है। क्या होता है? पौधों का रस होता है। क्या कहा जाता है? लैटेक्स। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। दोस्तों बतानी है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे एसिटिलीन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, यानी कि हरे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इस पॉइंट को अच्छे से कि जब कैल्शियम कार्बाइड पर पानी छिड़का जाता है, कैल्शियम कार्बाइड पर, आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम कार्बाइड पर जब पानी को छिड़का जाता है तो उससे एसिटिलीन गैस निकलता है, और इसी गैस से कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे आम को, केला को और भी जितने भी कच्चे फल हैं उस फल को
कृत्रिम रूप से इसी एसिटिलीन गैस से पकाया जाता है। और एसिटिलीन गैस कैसे होता है? जब कैल्शियम कार्बाइड पर पानी छिड़का जाता है तब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एसिटिलीन गैस। आप सभी दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारा का अयस्क है? दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा एक पारा का अयस्क है। तो आप लोग याद रखेंगे सिनेबार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सिनेबार दोस्तों क्या है? पारा का अयस्क है। आप लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिनेबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बेसिक लेवल के प्रश्न है जो आप सभी को जानने चाहिए और रेलवे की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताने कि इनमें से किस अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन है ये क्या है? हवा में मुक्त होती है, यानी कि हवा में ये क्या हो जाती है दोस्तों? मुक्त हो जाती है, फ्री हो जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। दोस्तों इसी अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, जो कि प्रकाश संश्लेषण पौधों के द्वारा होता है और इस अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑक्सीजन निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? दोस्तों बतानी है कि प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड, जो कि दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है और बहुत ही बड़ा अवार्ड है। तो बतानी है कि किस देश में इसका आयोजन किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे अमेरिका में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किस देश में होता है? तो आप लोग याद रखेंगे अमेरिका में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सत्यव्रत कादियान निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों बतानी है कि सत्यव्रत कादियान किससे संबंधित है? सत्यव्रत कादियान कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे ये एक कुश्ती है दोस्तों, कुश्ती करते हैं सत्यव्रत कादियान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सत्यव्रत कादियान किससे संबंधित है? तो दोस्तों कुश्ती से संबंधित है, रेसलिंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द से लिया गया है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन से तत्व का जो रासायनिक प्रतीक है तो इसका जो शब्द है वो लैटिन से लिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे लोहा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। लोहा यानी कि आयरन। एफ ई जो है दोस्तों इसका रासायनिक प्रतीक होता है, आप सभी को पता होगा। एफ ई लैटिन शब्द से लिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? दोस्तों बतानी है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था? सप्तवर्षीय युद्ध। तो आप लोग याद रखेंगे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 तक। इस दोस्तों वर्ष को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से दोस्तों 1763 ईस्वी तक इस युद्ध को लड़ा गया था। किनके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे सप्तवर्षीय युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दोस्तों बताने हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस मिशन की इन्होंने स्थापना की थी? तो आप लोग याद रखेंगे आर्य समाज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के स्थापना इन्होंने किए थे दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे आर्य समाज। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? दोस्तों प्रश्न है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो आप लोग याद रखेंगे एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, धातु ऑक्साइड
और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए। एल्यूमिनियम जो है दोस्तों वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। आप सभी याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व समान विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्रश्न वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।